हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल शम्मी पाठशाला में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें तो उसमें मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ दोनों ही आपको समझा रखा है। आई होप कि आपको दोनों ही मेरा वीडियो जो है वो समझ में आया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? इन सिंपल वर्ड, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। अगर मैं फिजिक्स के टर्म्स में बात ना करूं, हम डेली लाइफ में जो हमारे होता है इंसिडेंट, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। सपोज कि किसी चाइल्ड ने अपने पेरेंट को क्या दिया? पेरेंट्स को सरप्राइज गिफ्ट दिया। किसी भी बच्चे ने, कोई भी बच्चा, उसने अपने पेरेंट्स को क्या किया? दिया, सरप्राइज गिफ्ट दिया। तो एक्शन क्या हुआ? सरप्राइज गिफ्ट देना। किसकी तरफ से हुआ? बच्चे की तरफ से हुआ। पेरेंट्स ने क्या किया रिएक्शन में? पेरेंट्स, जब आप किसी को गिफ्ट दोगे अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि उनका बच्चा उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आया है। वो, उनके चेहरे पे खुशी होगी, और दूसरा, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो रिएक्शन में क्या मिला आपको? वापस उनकी चेहरे की खुशी मिली, उनकी स्माइल मिली, और उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिली। तो एक्शन क्या हुआ था? सरप्राइज। और रिएक्शन क्या हुआ? खुशी, हैप्पी कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। इन फिजिक्स टर्म्स में हम बात करें तो दिस लॉ स्टेटेड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स। आप कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर लीजिए। अगर पहला ऑब्जेक्ट, और वी कैन से बॉडी, टू बॉडीज कंसीडर करेंगे। पहली बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती लगाती है, तो दूसरी बॉडी भी जो है वो रिएक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है वो फर्स्ट बॉडी पे लगाएगी। बट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर एक बॉडी ने फोर्स यहाँ से लगाया है, तो दूसरी बॉडी भी फोर्स दूसरी डायरेक्शन से लगाएगी, जो कि अपोजिट होगी। मगर जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन ये होता है कि मैम, आपने तो मुझे बताया था, हमें बताया था कि जब इक्वल फोर्स होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो वो तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो वो बात है, वो जो ये जो पॉइंट है वो वैलिड होगा आपका जब आप एक बॉडी को कंसिडर कर रहे हो। अगर किसी एक बॉडी पे आप इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उस केस में जीरो है। मगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टू ऑब्जेक्ट्स की। किसी भी टू बॉडीज पे अगर हम फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाते हैं और उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, तो उस केस में क्या होगा? जो दूसरी बॉडी है वो भी फर्स्ट बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि व्हेन एन एक्शन फोर्स इज अप्लाइड टू सेकंड बॉडी, मींस जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, उसने क्या किया? एक्शन किया। फर्स्ट बॉडी ने किया किसके ऊपर? सेकंड बॉडी के ऊपर कोई भी एक्शन किया। तो उस बॉडी ने जो फोर्स लगाया, किस बॉडी ने? फर्स्ट बॉडी ने। उस फोर्स को हम कहेंगे एक्शन फोर्स। तो दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन एन एक्शन फोर्स इज अप्लाइड टू सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी, then second body also exerts an equal magnitude of force to first body but in opposite direction, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी ने जो फोर्स लगाया उसको हम एक्शन फोर्स कहेंगे, और दूसरी बॉडी ने जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है फर्स्ट बॉडी के ऊपर, उसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। तो आप देखोगे मैंने नीचे फॉर्मूले में दिखा रखा है, एफ इन ब्रैकेट एक्शन मीन्स जो फर्स्ट बॉडी ने जो फोर्स लगाया है उसको मैंने डिनोट किया है फोर्स ऑफ एक्शन, और इक्वल्स टू किसके होगा? फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो सेकंड बॉडी फोर्स लगाएगी फर्स्ट बॉडी के ऊपर। बट ये जो माइनस का साइन है वो डिनोट कर रहा है हमारा कि दोनों जो फोर्स हैं, जो फर्स्ट बॉडी ने लगाया है और जो सेकंड बॉडी ने लगाया है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए वो माइनस साइन जो है वो अपोजिट का, अपोजिट को सिंबलाइज कर रहा है, अपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू योर माइनस एफ ऑफ आर। इक्वल्स इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, मगर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम कंसिडर करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये एक एग्जांपल है जिसमें एक स्विमर जो है, स्विमर मींस जो पानी में तैर लेते हैं, उनको हम कहते हैं स्विमर्स। एक ऑब्जेक्ट वन क्या हो गया यहाँ पे? हमारा स्विमर, ये जो लड़की दिखाई दे रही है जो स्विम कर रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वन हो गया। ऑब्जेक्ट टू क्या हो गया? वॉल ऑफ द
स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की जो साइड वॉल होती है वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दो फोर्स कौन से अप्लाई होंगे? पहला फोर्स जो स्विमर जो है वो उसके जो पैर के थ्रू जो फोर्स जाएगा किसके ऊपर? दीवार पे। ये जो दीवार पे जब उसका पैर आके हिट करेगा तो एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम एक्शन फोर्स कहेंगे। एक्शन फोर्स क्या हो गया हमारा? जो पैरों से दीवार के ऊपर गया। अब दूसरा फोर्स जो दीवार देगा जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे वो किस डायरेक्शन में रहेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैंने आपको दिखा रखा है कैपिटल एफ वॉल ऑन फिट, मतलब वो फोर्स जो हमें वॉल से पैरों की तरफ लगेगा। तो दो फोर्स हो गए। एक्शन फोर्स कौन सा हो गया? जो फिट से वॉल की तरफ लगा है, राइट। और दूसरा फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कहां से होगा? जो वॉल से फिट की तरफ गया है। तो जब स्विमर एक फोर्स एक्शन फोर्स लगाएगा वॉल पे तो वॉल उसको रिएक्शन फोर्स देगा। तो बैकवर्ड फोर्स जो लगा है फिट की तरफ से तो पीछे की तरफ लगा है, मगर ये जो वॉल जो फोर्स देगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मींस आगे की तरफ देगा। तो स्विमर जो है इस वे में आगे की तरफ मूव करेगा। मींस जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हो। तो इस एग्जाम्पल में इस स्विमर को आगे की तरफ मूव करना था, इसलिए इसने क्या किया? पीछे की तरफ अपने पैरों के थ्रू वॉल पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? वॉल ने भी उसको इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से स्विमर जो है हमारा मूव कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें मैंने बॉल को ग्राउंड पे हिट करवाया। तो एक्शन फोर्स क्या हो गया? जो बॉल ने ग्राउंड पे दिया। रिएक्शन में भी जो है ग्राउंड अपना एक फोर्स लगाएगा बॉल की तरफ, जिसकी वजह से हमारा बॉल जो है जब हम नीचे बॉल को हिट करेंगे ग्राउंड की तरफ तो बॉल है हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो किसकी वजह से आया? वो ग्राउंड ने जो रिएक्शन फोर्स दिया अपोजिट डायरेक्शन में। बॉल की डायरेक्शन क्या थी? जब वो नीचे गई तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स उसने लगाया, मगर जब ग्राउंड ने अपना फोर्स रिएक्शन फोर्स दिया तो बॉल जो है हमारी वापस आ गई। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ तो हमने बात की बॉल की, एक बॉल हमने मारा नीचे दिया तो वो ऊपर की तरफ आ गई, मगर क्या अगर मैं सपोज कि ये एक वॉल है और मैं इस वॉल पे एक मुक्का मार रही हूँ, राइट। तो अगर मैंने एक्शन दिया, मुक्का मारा, मैं यहाँ से यहाँ मूव होके आई, तो क्या ये वॉल भी रिएक्शन देगी तो वो वापस इधर आएगी मेरे मुक्का मारने पे? क्या ये वॉल शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर मैं एक्शन में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट दूं तो रिएक्शन में मेरे को मूवमेंट ही मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें एक्शन दिया, मैंने मुक्का मारा, ये एक्शन हुआ, बट रिएक्शन में जरूरी नहीं है, ये हो ही नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वॉल भी मूव करे। रिएक्शन इसने किस फॉर्म में दिया? जितने फोर्स से आपने मुक्का मारा उतना ही पेन जो है दीवार ने आपके हाथों को दिया, उतना ही आपको पेन लगा। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको मैंने समझाया इसलिए ताकि आपको क्लियर हो पाए कि आपने बॉल को फेंका ग्राउंड में तो बॉल वापस ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में आ गई फोर्स की वजह से, रिएक्शन फोर्स की वजह से। बट अगर हम दीवार पे मुक्का मार रहे हैं तो हम दीवार क्यों नहीं मूव कर रही है? उसका आंसर यही है कि रिएक्शन तो है मगर जरूरी नहीं है कि अगर आपने मूवमेंट दिया है एक्शन में तो रिएक्शन में आपको मूवमेंट मिले। वो रिएक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और है कि सपोज कि अभी तो मैंने ये बॉल ली है, अगर मैंने बॉल का साइज बढ़ा दिया और फिर उस बड़े हुए साइज को, सपोज कि कोई फुटबॉल ले लिया आपने या कोई सा भी बड़े साइज का बॉल ले लिया जिसका वेट जो है इस बॉल से, जो छोटी बॉल है इससे ज्यादा है, उस केस में जब आप हिट कराओगे ग्राउंड के साथ तो तब क्या होगा? एक्शन फोर्स तो बॉल ने दे दिया, जिसका साइज बड़ा है जिस बॉल का, उस बॉल ने एक्शन फोर्स दे दिया, ग्राउंड पे जाके हिट किया, वो उसका एक्शन फोर्स हो गया। बट ग्राउंड भी अपना फोर्स देगा, रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से बॉल जो है वो ऊपर आएगा। मगर आपको मैंने अगर सेकंड लॉ में बताया, आपको ध्यान हो तो एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर हम मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? कम होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो
जब हम बॉल जिसका मास ज्यादा है वो हम हिट कराएंगे ग्राउंड पे तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि अगर हम छोटी बॉल को और बड़ी बॉल को दोनों को एक साथ ग्राउंड पे हिट करवाते हैं तो बड़ी बॉल जिसका मास ज्यादा है वो एक्सेलरेट कम होगा कंपेयर टू छोटी बॉल। ओके, सो हेयर आर द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, जिनमें प्रेसिंग अ स्प्रिंग बाय द हैंड, रिकॉइल ऑफ अ कैनन, रोइंग अ बोट बाय एन ओर, फिशिंग स्विमिंग इन द वाटर, bird flying in the sky, recoil of a gun, rocket taking off from the ground, pushing a wall by the hand, ball bouncing on the ground। जिसमें से बॉल बाउंसिंग ऑन द ग्राउंड, पुशिंग अ वॉल बाय द हैंड, इन दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुकी हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में, और कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया है और जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको पहले अभी जो समझाए हैं अगर वो समझ में आ गया है तो बाकी के एग्जाम्पल्स समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने अभी लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स में मेंशन किया था एक एग्जाम्पल, व्हेन अ स्प्रिंग इज प्रेस्ड बाय द हैंड। इस केस में क्या होता है, आपने एक स्प्रिंग लिया, जब आप स्प्रिंग को अपने हाथों से प्रेस करते हो और फिर जब आप उसको दोबारा छोड़ते हो तो अपने पोजीशन पे दोबारा आ जाता है। तो इसमें एक्शन फोर्स क्या हुआ, जब हमने अपने हाथों से स्प्रिंग को दबाया तो फोर्स कहाँ पे लगा, हाथों से स्प्रिंग पे। तो वो एक्शन फोर्स क्या हो गया हमारा, कहाँ से कहाँ तक हो गया, हाथों से स्प्रिंग पे। तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, जो स्प्रिंग जो है हमारे हाथों को देगा वो हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं और जब हम रिलीज करते हैं तो रिएक्शन फोर्स की वजह से स्प्रिंग हमारा वापस आ जाता है और वो मूव होके यहाँ वहां कहीं पे भी चला जाता है। तो when a spring is pressed by the hand applies some amount of force on a spring. This force is known as the action force. At the same time, spring also applies the same amount of force in the upward direction on the hand. This force is known as the reaction force. This thing shows that the presence of Newton's third law of motion. To every action, there is an equal and opposite reaction. यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक आपका हाथ हो गया, दूसरा स्प्रिंग हो गया। दोनों में अलग अलग फोर्स आया, हाथों से स्प्रिंग में गया वो एक्शन फोर्स और स्प्रिंग से हाथों में जो आया वो हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। अच्छा, जब आप बोटिंग करते हैं या जब आपने देखा होगा कि जब कोई पर्सन बोटिंग कर रहा होता है, उस केस में सपोज कि हमको बोट को आगे की डायरेक्शन में ले जाना है, तो बोट आगे की डायरेक्शन में कैसे जाती है। आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि एक पर्सन जिसने एक स्टिक ले रखी है लकड़ी की, वो क्या कर रहा है, उस लकड़ी से, वो जो स्टिक है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, उस लकड़ी के स्टिक से उसने फोर्स दिया, किसके ऊपर दिया, पानी के ऊपर दिया। किस डायरेक्शन में दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि उसको मूव करना था आगे की डायरेक्शन में और उसने फोर्स कहाँ लगाया, पीछे के डायरेक्शन में, राइट। तो जब उसने एक्शन फोर्स कहाँ पे लगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो पानी ने जो उसको रिएक्शन दिया वो किस डायरेक्शन में दिया, आगे के डायरेक्शन में दिया। जो फोर्स लगा हमें पानी से किस पे, जो स्टिक है उसके ऊपर फोर्स लगाया वो आगे की डायरेक्शन में लगाया, जिसकी वजह से हमारी बोट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो वही मैंने मेंशन किया है कि इन ऑर्डर टू रो अ बोट एंड ओर अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द वाटर। वो कुछ फोर्स है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो पानी पे लगाएगा। दिस फोर्स इज नोन एज द एक्शन फोर्स। एट द सेम टाइम वाटर ऑल्सो अप्लाइज द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सीधी सी बात है, आपको आगे जाना है तो आप पीछे की तरफ फोर्स लगाइए, रिएक्शन में आपको जो फोर्स मिलेगा वो आगे की तरफ होगा। तो यहाँ पे भी आपका न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो प्रेजेंट है वहां पे। तो हम कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो फ्रेंड, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। ये आखिरी एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल से समझ लोगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। हाउ, कैसे, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, एक तो आपका बर्ड हो गया, और आप बोलेंगे कि दूसरा ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एयर है। बर्ड क्या करता है, जब वो फ्लाई करता है तो लाइक ऐसे ऐसे फ्लाई करता है, अपने हाथों को नीचे, अपने विंग्स को नीचे की तरफ
पुश करता है मतलब नीचे की तरफ पुश करता है मतलब क्या कर रहा है, वो एयर को नीचे की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो एयर भी जो है वो रिएक्शन में क्या करेगी, उसको फोर्स देगी कहाँ की तरफ, अगर वो बर्ड का जो विंग्स है वो नीचे की तरफ दे रहा है तो एयर उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से बर्ड जो है हमारी वो फ्लाई करती है। जब वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो उसको अपवर्ड फोर्स मिलेगा जो उसको फ्लाई कराएगा ऊपर की तरफ। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो डेली ही लाइफ में हम देखते हैं, जहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है। आप कहीं पे भी देखोगे, आप डेली की रूटीन में अपने जो काम करते हो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैंने फोर्स लगाया चेयर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चेयर मुझे रिएक्शन दे रहा है अपवर्ड में, जिसकी वजह से मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों? अब इस केस में देखो, अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है, अगर रिएक्शन जो है, अगर जो मेरा चेयर का वेट है, अगर मैंने इसने मुझे फोर्स कम दिया और मेरा फोर्स अगर चेयर पे ज्यादा लग गया तो चेयर टूट जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगी। इसलिए जो फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होना चाहिए, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको क्लियर किया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। अगर आपको मेरा ये फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आपके मन में रह गया है या कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए।